आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से करें कि बचपन में जब हम लोग खेला करते थे अपने फील्ड में, तो करीबन 3/4 लोग तो बड़ी ईमानदारी के साथ खेल खेलते थे। क्रिकेट ही अगर खेलें, अगर पहली बॉल में आउट हो गए तो वो अपने को आउट के लिए तैयार हो जाते थे, मैदान छोड़ देते थे। अब इसमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि पहले पारी जिस टीम की आए तो उसमें शामिल हो जाते थे और अपना पारी बैटिंग की। जो ही फील्डिंग का नंबर आया तो कुछ न कुछ आरोप लगा करके, कुछ उसमें साजिश का एक पुट दे करके खेल को भरबंड करते थे। कई बार तो इसमें पीटने पिटनाने की भी नौबत आ जाती थी। जो 75% हम लोग थे, 3/4, तो वो भारी पड़ जाते थे। एक मुश्त हो करके उनको पीट करके भगा देते थे। अगले कई दिनों तक उनको मैदान में नहीं आने देते थे। ऐसा ही कुछ विश्व जगत में चल रहा है, जिसको वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं ना। उस वर्ल्ड ऑर्डर का अब कुछ यही मिजाज हो गया है कि जिसके पास है उससे छीन लो और जिसके पास नहीं है उसकी तरफ देखो नहीं। अगर है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो उससे कहो कि तुम तरह तरह से टैरिफ दो, तुम कम दाम पर बेचो। तो इस तरह से दादागिरी पर उतर आते हैं। नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप ये सीरीज मेरी पसंद कर रहे हों, जो तबसरा है, संपादकीय है, ये ओवरऑल किसी टॉपिक पर लेके आता हूं और उस पर ही मैं एक राउंड अप आपको देता हूं। कुछ जो विभिन्न जगह से मुझे इनपुट मिले होते हैं, कुछ लोगों से बातचीत पर आधारित और कुछ वेबसाइट्स में पढ़ के, कुछ यूट्यूब में जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी आम जगह पर पहुंच नहीं है, आम लोगों तक ज़्यादा पहुंच नहीं है, तो ऐसे इनपुट्स को ले करके पूरे परिवेश का मैं एक विश्लेषण करता हूं। पूरे ही जो एक माहौल है उसका विश्लेषण करता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको ये मेरा एक कार्य अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। बात हो रही है कि विश्व में साजिश का एक बड़ा दौर चल रहा है। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अफवाहों का दौर किस तरह से चल रहा है। किसी एक व्यक्ति को गिराने के लिए जो प्रोपेगेंडा है वो किस तरह से चल रहा है। विश्व में कई देश ऐसे हैं, देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या वहाँ के कर्ता धर्ता हैं, वो तो केवल प्रोपेगेंडा पर ही चल रहे हैं और अपनी हार को भी जीत बताने के लिए प्रोपेगेंडा अपनी मशीनरी को पहले से तैयार रखते हैं और बताने लगते हैं। उनसे सबूत मांगा जाए, उनसे कुछ दस्तावेजी जो साक्ष्य हैं वो मांगे जाए तो वो बगलें झांकने लगते हैं। अब जो है कि कई दिन पहले से हमारा देश भारत नए विश्व ऑर्डर की मांग कर रहा था। बार बार जो वीटो पावर है, उस वीटो पावर के जो क्लब हैं 5 देशों का, उसमें भारत भी चाहता था कि मुझे शामिल किया जाए, मैं 6ठा देश बन जाऊं और विश्व में हमारा जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ी एक भागीदारी है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि अभी तक जो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड जो देश था, अब वो डेवलपिंग से भी के स्टेज से आगे बढ़ करके डेवलप्ड कंट्री के मुहाने पर पहुंच गया है। तो ये जो हमारे मोहल्ले के जो छोटे छोटे जो हम लोगों के उसमें था, जो बचपन में खेलते थे, उनमें जो जब हम नहीं तो कोई नहीं, तो ऐसे वाले जो लोग थे, इसी प्रवृत्ति में अभी विश्व के कुछ नेता टहल रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सुप्रीमेसी बनी रहे, उनकी दादागिरी बनी रहे और वो जो कहे अन्य देश हाँ हाँ कहें और
अगर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में कोई मुद्दा उठाने की बात है तो वो उठाएंगे बाद में, पहले वो अपनी तरफ से सैंक्शन लगा देते हैं। भाई आपको सैंक्शन लगाने का अधिकार किसने दिया? 2-4 साल पहले तक कोई बोलता नहीं था, इसलिए कि जो बोलने वाले थे वो खुद अमेरिका, इंग्लैंड यानी कि जिसको यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया जो यूएसएसआर के दौर में बहुत पावरफुल था और कोल्ड वार अमेरिका का उसी से चलता था, इसलिए उसको शामिल करना जरूरी था उसका। और 5वां देश चाइना यानी कि चीन। जब 1950 के आसपास यूनाइटेड नेशन अपना फाइनल शेप ले रहा था, संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था को एक फाइनल रूप दिया जा रहा था, उस समय कहा गया था कि भारत एक बड़ा देश है तो भारत को इसमें वीटो पावर ले लेनी चाहिए। लेकिन हमारे जो देश के तत्कालीन नेतृत्व था उसने ये नहीं स्वीकारा, और हो सकता है कि भाई हमारे लिए अच्छा ही रहा हो, और क्योंकि हम उस समय तक ऐसी मानसिकता के नहीं थे कि आपको सामने से कुछ कहें, पीछे से कुछ करें, और आप अगर रास्ते में खड़े हो जाएं तो हम आपका विरोध करें, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ सामान इंपोर्ट करना था। यहाँ तक कि हमारे पास राशन की भी काफ़ी कमी थी, गेहूँ और अन्य खाद्यान्न बाहर से आयात किया जाता था। तो उस समय की परिस्थितियों में संभवतः मैं बिना बायस हुए ये कहता हूँ कि उस समय की परिस्थितियों में अगर यूनाइटेड नेशंस में वीटो की पावर नहीं ली गई तो बुरा काम नहीं है, वरना हमारा देश पता नहीं कब के निशाने में आ गया होता। आज इतना डेवलप होने के बाद, इतना पावरफुल होने के बाद इन देशों की नज़रें लगी हुई हैं, तो उस समय क्या हाल होता। चीन को वो 5वीं पावर बना दिया गया, तो चीन के बारे में आप देखिए कि कितना क्लोज्ड वो वहाँ की सोसाइटी है, किस तरह की व्यवस्था है, बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता है, जो जाएगा भी तो उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही उनको जाने का परमिशन मिलती है, उनको जाने की परमिशन दी जाती है। तो इन परिस्थितियों में भारत वीटो पावर ले करके भी किसी न किसी के साथ में, किसी खेमे के साथ में भारत को शामिल होना पड़ता। आज हम पिछले 5-7 साल से लगातार दस्तक दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस के मंच तक हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ये कह चुके हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको बदलना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस की यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो व्यवस्थागत ढांचा है इसको भी संशोधित किया जाना चाहिए। ये केवल अब 1945-1946 की स्थितियां नहीं रह गई हैं। आज करीबन आप ये समझिए 80-90 साल के बाद, 80 साल के बाद आज स्थितियां दूसरी हैं। हाल में आपने देखा होगा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि में ये प्रयोग जनता की तरफ से करवाया गया, ये हुआ नहीं अपने आप ही करवाया गया था, और उसके बाद भारत में भी तरह तरह के प्रयोग किए गए, नहीं हो पाया। अब जब सारे प्रयासों से हार गए हैं तो यहाँ का जो मजबूत शासक है या जनता का सेवक है नरेंद्र मोदी जी, अब उनको रास्ते से हटाने की साजिशें रची जा रही हैं। हाल में नई दिल्ली की एक बहुत बड़े गैदरिंग के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मेरे विदेश जाने की खुशी में आप तालियां बजा रहे थे या वहाँ से सकुशल वापस आने की खुशी में बजा रहे हैं। तो उस समय काफ़ी लोगों ने इसको हंसी खुशी में ले लिया, मजाक समझ करके इसको वहीं तक समाप्त कर दिया। लेकिन आपने उसी बीच में जब चाइना गए थे 1 सितंबर के आसपास, जो जापान के दौरे से सीधे जो है वहाँ बैठक में, शिखर सम्मेलन में, जो संघाई शिखर सम्मेलन में जो है SCO की बैठक में भाग लेने गए थे, तो उसी बीच एक और घटनाक्रम होता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीबन 10-12 मिनट तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार करते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर, और वो भी सड़क पर, आप समझिए। और फिर ये दोनों नेता साथ में उनकी गाड़ी में जाते हैं। जो रास्ता 10 मिनट का भी नहीं था तो उसको करीबन 45 मिनट 46 मिनट तक वो अपने गाड़ी में घूमते रहते हैं। तब ये लगा था कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी और पुतिन के बीच में कुछ खास वार्तालाप हो, जिसको वो कमरे की दीवारों के आसपास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तो उन्होंने गाड़ी में बैठ करके ये मंत्रणा करनी उचित समझी होगी। लेकिन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सारा घटनाक्रम है, दिख कुछ रहा है, इसके पीछे कुछ था। इसके पीछे जो था, अभी कुछ दिन पहले तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आईएसआई का अमेरिकी जो एजेंट है वो वहाँ के एक 5 स्टार होटल में मृत मिलता है। बड़ा मतलब आप समझिए कि वो रहस्यमय ढंग से। इसी तरह से 2-1 और उसमें CIA के एजेंट मरते हैं। म्यांमार में अभी 1 हफ्ता पहले एक ड्रोन से बमबारी होती है, तो वहाँ एक अलगाववादी या उग्रवादी गुट का एक पूरा खानदान चौपट में हो जाता है, इंक्लूडिंग उसके मुखिया के। तो इस तरह से विश्व में अभी जो चल रहा है अटैक एंड काउंटर अटैक, तो इस काउंटर अटैक में भारत भी शामिल है। भारत इस बात को का उजागर नहीं करता है। अगर यही चीज़ इजराइल की तरफ से हो रही होती तो इजराइल के जो वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें वो पहले ही घोषणा कर देते हैं। लेकिन भारत पहले से कभी इस तरह के आदत में नहीं रहा, ये स्वभाव नहीं रहा कि पहले घोषणा कर दें। लेकिन इस बार आप देखिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके तुरंत बाद उसी दिन जो है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को बता भी दिया था कि हमने सिर्फ जो है आपके यहाँ जो आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, अलगाववादियों के अड्डे हैं, उनमें अटैक किया है, बाकी और हमारा मकसद नहीं है। इसका हमारे जो भारत के अंदर जो विपक्ष है उन लोगों ने बड़ा आप समझिए कि बहुत विरोध किया था, मजाक भी बनाया था। आप जो है आप अटैक का जो है प्लान बनाते हैं और उसके बाद उनको अटैक का प्लान बता भी देते हो। लेकिन इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि खुल के मैदान में कि आओ अब हम तुमको निपटा रहे हैं, ये कहने की क्षमता कब आती है? जब आप चारों तरफ से मुतमईन हो जाते हैं, चारों तरफ से आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी कोई भी जो हमारा कोई भी वार होगा, वो कोई भी दांव होगा, वो असफल नहीं होगा। तो अब भारत भी ये काम कर रहा है। पिछले 2-3 साल पहले से आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि कोई अज्ञात हमलावर आता है और बड़े बड़े जो पाकिस्तान में घूम रहे होते हैं आतंकवादी, उनको ठोक देता है। तो इसकी भारत ने खुलकर कभी कुछ नहीं बताया और न कोई विश्व की कोई एजेंसी बता पा रही कि भारत मार रहा है। केवल पाकिस्तान ही एक आशंका के उस पर कहता है कि हाँ भारत मार रहा है। अगर मार रहा है तो बुरा क्या है? मरवा रहा है तुम्हारे देश के नागरिकों के जरिए, तुम्हारे देश के आतंकवादियों को अगर भारत मरवा रहा है तो एक भी बहुत बड़ी सफलता है। अब जो हाल के दिनों का नरेंद्र मोदी जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जो हाल में हुआ है, ये कुछ जो आईएसआई के एजेंट्स की है या CIA के एजेंट्सों की जो हत्या हो रही है, ये भी बड़ी संदेहास्पद है। इसमें भी काफ़ी रहस्य है, मिस्ट्री है। अब इसको जो सुलझाएगा 10-5 साल बाद कोई किताब लिखेगा तो पता चलेगा। लेकिन जो भी हो रहा है भारत के पक्ष में हो रहा है। वहाँ से चीन से नरेंद्र मोदी जीवित रहे, सकुशल आ गए, लौट के आए, यहाँ खुशी मनाई। इस बीच में उन्होंने अपने प्रति सतर्कता बरती है कि कहाँ से कोई हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने आसियान का जो सम्मेलन हो रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी आ रहे हैं इसी महीने के आखिरी दिनों में, तो अब मोदी जी वहाँ नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे हैं G20 की बैठक में। तो कुल मिलाकर के ये है कि हाँ, मतलब अपनी सुरक्षा पहले है, आत्म सुरक्षा होना जरूरी है। पहले उससे आप
सही ढंग से आप सारे अपने जो कील काटे हैं उनको मजबूत कर लीजिए। उसके बाद फिर आप जाएंगे या कोई आएगा, ठीक है, हमारे यहाँ आएगा तो हम सुरक्षा देंगे, लेकिन बाहर कौन सुरक्षा दे सकता है, नहीं देगा, कौन कहाँ पर गच्चा दे देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इस सब चीज़ में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अब आज का वीडियो काफ़ी हो गया है। कुछ इस टॉपिक पर आपके समझ में, आपके ध्यान में कुछ चीज़ें आ रही होंगी, उन कड़ियों को आप जोड़िए। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। कड़ियों को जोड़ना होता है, वो अपने आप होती नहीं है, संयोग भी नहीं होता है। बहुत कम ऐसा होता है जब संयोग की घड़ियाँ हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपने जे बॉस रिटेल न्यूज़ चैनल को या आपका ये जो ब्लॉग्स मेरे आ रहे हैं, इनको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।